हाँ, तो मिस्टर एक्स होल्ड्स 20% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। कितने हैं शेयर्स जो होल्ड करते हैं? वो 20% लिखे हैं ऑफ वाई लिमिटेड। मिसिस एक्स अपॉइंटेड इन द सेम कंपनी, सैलरी 50,000 पर मंथ एज अ जनरल मैनेजर। शी डज नॉट हैव प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब उनको कुछ आता नहीं है फिर भी उनको जॉब दे दी गई। असर्टेन इन whose hands the salary is chargeable to tax. Does it make, अब अपना सवाल ये है, आगे का तो तुमको समझ में आ गया कि 20% है तो उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है तो अगर वो अपने स्पाउस को क्वालिफिकेशन के बिना अगर जॉब पे रखते हैं तो उसके ऊपर टैक्स किसको भरना है? जिसने जॉब पे रखा उस इंसान को भरना है, यानी मिस्टर एक्स को भरना पड़ेगा 6 लाख के ऊपर टैक्स, राइट। अब यहाँ पे ये तो बात समझ में आ गई, पर मेन थिंग ये है तुम्हारे लिए जो ब्रेकेट कर रहा हूँ वो, कि डज इट मेक एनी डिफरेंस कि अगर मिसिस एक्स वाज एम्प्लॉयड बाय वाई लिमिटेड इवन प्रायर टू हर मैरिज, मैरिज के पहले उसको क्या किया गया था? अपॉइंट किया गया। देखो आंसर, अगर मैरिड है तो क्लब द इनकम ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिसिस एक्स, क्लब इन द, हाँ वो तो मैं देखो मैं आपको बता दूं, वापस रिपीट कर देते हैं इसको। ये इन लोगों ने सेंटेंस को अधूरा छोड़ दिया है। देखो मैं बताऊं कैसे, कि अगर मिस्टर एक्स ने अपॉइंट किया किसको? मिसिस एक्स को, और मिसिस एक्स ने अपॉइंट किया मिस्टर एक्स को, दोनों ने एक दूसरे को अपॉइंट किया ऐसा, तो यहाँ पे अपने क्या देखते हैं? इन दोनों में से जिसकी इनकम ज्यादा होगी ना उसके अंदर दूसरे की सैलरी इनकम क्लब होगी, सिर्फ सैलरी इनकम, बाकी की इनकम सेम रहेगी, राइट। लेकिन अगर मैरिज नहीं है, कब मैरिज नहीं था? जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, एम्प्लॉयमेंट दिया तब। तो जब तक मैरिड नहीं है तब तक नॉट अट्रैक्ट एनी क्लबिंग ऑफ दिस प्रोविजन, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, राइट। यानी मतलब यहाँ पे टैक्स किसको भरना पड़ेगा? अगर नॉट मैरिड है तो मिसिस एक्स को भरना पड़ेगा, मिस्टर एक्स लायबल नहीं है बिल्कुल भी इसके अंदर, ओके। तो याद रखना है, मैरिज, मैरिज जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट करो उस वक्त का होना जरूरी है। अब ये देखें नेक्स्ट, कि मिसिस एक्स होल्ड्स 5% इक्विटी शेयर इन आर लिमिटेड, हर ब्रदर and sister holds 18% equity share in A Limited with effect from 1st December 2018. Mr. X appointed in A Limited, यानी मिसिस एक्स के हस्बैंड, उसको अपॉइंट किया गया फ्रॉम 1st April 2018 and monthly salary of rupees 90,000, 90,000, he does not possess professional qualification। तो यहाँ पे किसको टैक्स भरना है? अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे टैक्स भरने की लायबिलिटी कब होती है? जब अपने पास खुद के पास कितने हो? 20% से ज्यादा शेयर्स हो। लेकिन यहाँ शेयर्स कितने हैं? ओनली 5% होल्डिंग है, राइट। अब तुम्हारे दिमाग में आया कि चलो ये ब्रदर एंड सिस्टर के 18% ऐड करें ना? नहीं, खुद के चाहिए, ये नहीं ऐड होंगे, खुद के 20% मिनिमम चाहिए। तो 20% या तो उससे ज्यादा शेयर्स हो ना, या तो 20% उससे ज्यादा प्रॉफिट शेयर करते हो, तभी अपने सब्सटेंशियल, पहली कंडीशन क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का होना, और दूसरी कंडीशन क्या है? स्पाउस का अपॉइंटमेंट देना, और तीसरा स्पाउस के पास क्वालिफिकेशन का ना होना। ये तीन कंडीशन है। अगर तीनों में से एक भी अगर कम पड़ती है ना तो हम किसके हैंड में टैक्सेबल करेंगे? जिसको इनकम मिलती है उसके। यहाँ पे इनकम किसको मिल रही है? मिस्टर एक्स को मिल रही है। तो अगर इनकम मिस्टर एक्स को मिल रही है तो टैक्स भी अब यहाँ पे किसको भरना पड़ेगा? मंथली सैलरी 90,000, तो 90,000 इंटू 12 करो, कितना आएगा? 1,10,80,000। इसके ऊपर टैक्स किसको भरना पड़ेगा? मिस्टर एक्स को भरना पड़ेगा। आज अभी थर्ड ईयर बीकॉम वालों का पीएफपी का पेपर था, पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, ये पेपर का नाम था। नॉर्मली ये सब्जेक्ट है ना, इसमें थियरी भी पूछी जा सकती है, बट एवरी क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला, एवरी क्वेश्चन सम के साथ में पूछा गया। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर
टीचर्स कि उनके आंसर को इतने टाइम के अंदर कंप्लीट कर पाए। इवन एक अगर सिंसियरली एग्जाम देने वाला इंसान भी हो तो भी उसको 40 से 45 मिनट लगे पेपर को कंप्लीट करने में। सो दे कैन आस्क यू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखो 5% और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, बाकी सारी कंडीशन फुलफिल होती है पर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्लबिंग नहीं हो सकता। अब मेन जो अपना क्वेश्चन आता है वो सम ये है, देखो वही अपने आगे जो किया था ना वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो सैलरी फ्रॉम बी लिमिटेड लिखा है 5,20,000। ये किसको मिलती है? मिस्टर एक्स को मिलती है। बिजनेस इनकम है 10 लाख की और मिसिस एक्स की 1,60,000 की। इंटरेस्ट इनकम में 3,70,000 और 2,50,000 की मिस्टर एक्स एंड मिसिस एक्स की। दोनों की टोटल इनकम कितनी? 18,90,000 एंड 4,10,000। अब यहाँ पे मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया गया by B Limited without technical and educational knowledge, and Mrs. X holds 20% equity share। कंडीशन सब हो गई। वाइफ ने एक्स एम्प्लॉयड बाय बी लिमिटेड। अब बी लिमिटेड टेक्निकल नॉलेज के बिना उसको यहाँ पे, तो यहाँ पे सैलरी किसको चली जाएगी? देखो एक मिनट। हम्म पहले अपने वन बाय वन है लिख देते। जो फर्स्ट ऑफ ऑल मालिक कौन है इसके अंदर? तो मिसिस एक्स है। क्या होना चाहिए? मोर देन और इक्वल टू 20%, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैरिड। और तीसरी कंडीशन क्या? नो क्वालिफिकेशन। राइट, क्वालिफिकेशन है। तीन कंडीशन अब यहाँ चेक करते जाए सेटिस्फाई होती है कि नहीं। पहली बात तो मिसिस एक्स का 20% से ज्यादा हिस्सा है, मैरिड है और इसके बाद में क्वालिफिकेशन भी नहीं है। तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्लबिंग ऑफ इनकम हो सकता है, लेकिन कौन करेगा? किसकी इनकम में जाए? तो यहाँ पे ये जो खाली 5,20,000 है ना, इसको उठा के आपको यहाँ पे रख देना है। दैट्स इट। ये 5,20,000 मिस्टर एक्स को नहीं टैक्स भरना, उसके ऊपर कौन भरेगा? मिसिस एक्स, क्योंकि अपॉइंट करने वाला कौन है? मिसिस एक्स। जो अपॉइंट करे वही टैक्स भरे। हस्बैंड और वाइफ दो में से कोई भी अपॉइंट करे उसको। तो क्रॉस टोटल इनकम अगर आपको ढूंढनी है तो मैं यहाँ से 5,20,000 को माइनस कर दूंगा, तो आंसर आएगा आपका 13,70,000। और यहाँ पे 5,20,000 को अपने क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा 9,30,000। तो अब मिस्टर एक्स को कितने पे टैक्स भरना है? 13,70,000 के ऊपर, और मिसिस एक्स को 9,30,000 के ऊपर। ओके, एक ही तरह के सारे सम्स लग रहे हैं और ये सब आपको कॉलेज के पैम्फलेट के अंदर थे जिस वक्त ये प्रिंट हुआ था ना पैम्फलेट, जिस वक्त की बात कर रहा हूँ। अब ये वाला सम देखिए आप। मिस्टर एक्स एंड मिसिस एक्स दोनों ही कंपनी, अब वो वाला आया अंदर अंदर दो में से किसके पास जाएंगे पैसे को? राइट। अब देखो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे दोनों ही यानी मिस्टर एक्स एंड मिसिस एक्स बोथ, मिस्टर एक्स का कितना शेयर है? 20% शेयर है। मिसिस एक्स का कितना शेयर है? 30% शेयर है। मतलब दोनों का शेयर, पहली कंडीशन, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए? 20%। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दे आर एम्प्लॉयड इन सी लिमिटेड, मतलब अगर दोनों का ही ज्यादा परसेंटेज हो तो इसका मतलब ये कि मिस्टर एक्स ने मिसिस एक्स को एम्प्लॉय किया हो और मिसिस एक्स ने मिस्टर एक्स को, यानी अंदर अंदर एक दूसरे को। मंथली सैलरी कितनी कितनी है? 80,000 एंड 40,000। अगर 80,000 है इंटू 12 करूं तो कितना आएगा? 9,60,000।
ये किसकी सैलरी है? मिस्टर एक्स की सैलरी है। और जो मिसिस एक्स है उनकी सैलरी कितनी है? 40,000 इंटू 12, यानी कितनी? 4,80,000। अब यहाँ पे क्या देखेंगे अपने ये नहीं देखेंगे कि किसकी सैलरी ज्यादा है, इसके अलावा यानी सैलरी के अलावा किसकी इनकम ज्यादा है। तो देखो, मिस्टर एक्स कमा रहे हैं 1,60,000 एक्स्ट्रा इनकम में, और दूसरे में कौन कमा रहा है? मिसिस एक्स कमा रहे हैं 1,90,000। तो ये इनकम तो जहाँ है वही रहेगी। देखो 1,60 का 160, 190 का 190, पर जो मिस्टर एक्स 9,60,000 की इनकम जो कमा रहे हैं वो अब मिस्टर एक्स में नहीं आएगी। कहाँ चली जाएगी? वाई के क्लबिंग में चली जाएगी, और वाई की इनकम यहीं पे रहेगी। जो वाई की इनकम है वो यही है। यानी क्या देखना है कि सैलरी की इनकम नहीं चेक करनी। अब तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन ये आता है कि ये सैलरी तो 9,60,000 कमा रहा है, 9,60,000 सैलरी कमा रहा है, और ये 4,80,000 सैलरी कमा रही है। तो इसमें से ज्यादा तो 9,60,000 है ना, पर ये इनकम अपने चेक ही नहीं करनी है, अपने इसके अलावा की इनकम चेक करनी है। तो इसके अलावा यानी अदर देन दिस, वो इनकम के अंदर मिस्टर एक्स की 1,60,000 है और मिसिस एक्स की 1,90,000 है। तो दोनों में से ज्यादा कौन है? मिसिस एक्स। तो अब यहाँ पे जब दोनों ही एक दूसरे को सैलरी देते हैं, दोनों ही एक दूसरे को सैलरी देते हैं, तो किसके अंदर सैलरी चली जाएगी? जिसने ज्यादा इनकम कमाई हो उसके अंदर सब सैलरी चली जाएगी। यानी खुद की सैलरी तो वो टैक्स भरेगा ही भरेगी, लेकिन साथ में अपने हस्बैंड की सैलरी के ऊपर भी टैक्स भरेगी 9,60,000 पे। इस तरह से क्लबिंग होता है, राइट। वो जो आगे अपने किया था इसको प्रैक्टिकली, उसको मैं वापस यहाँ पे ऐसे रिपीट होता हुआ देख रहा हूँ। ओके, अब ये वाला देखो, मिस्टर एक्स ट्रांसफर इज शेयर इन नेम ऑफ his wife without adequate consideration, the dividend received 1 लाख। यानी उसने शेयर ट्रांसफर की। किसने ट्रांसफर किए? मिस्टर एक्स ने। और कौन है ये? हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रहा है ना, ये जो कुछ अंदर अंदर यानी स्पाउस को ट्रांसफर किया गया। तो इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर नॉर्मल होता है ना, अगर कोई मिस्टर एक्स ने मुझे ट्रांसफर किए होते तो मुझे टैक्स भरना पड़ता, क्योंकि ट्रांसफर कर देना मतलब मालिकत बदल गया, तो जो मालिक वही टैक्स भरेगा ना। लेकिन यहाँ पे मालिक भले बदला, लेकिन मालिक रहा कौन? तो मिसिस एक्स, उसकी वाइफ, राइट। और वो भी पैसे तुमने बराबर से, ये भी इसमें कंडीशन है। तो इसकी कंडीशन कौन कौन सी? पहले तो ट्रांसफर, दूसरी कंडीशन विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, और इनकम रिसीव्ड बाय स्पाउस। तीन कंडीशन। तो ट्रांसफर हो गया, यानी ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर यानी ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो गई है, मालिकत बना दिया, लेकिन कंसिडरेशन पूरा नहीं लिया। अगर कंसिडरेशन पूरा होता ना, याद रखो तीन में से कोई भी एक अगर कम हो ना, तो ऑटोमेटिकली मिसिस एक्स को पैसे भरने पड़ेंगे, मिस्टर एक्स को नहीं, टैक्स के। याद रखना। तो डिविडेंड किसकी इनकम यहाँ गिनी जाएगी? मिस्टर एक्स की, क्योंकि उसने ट्रांसफर भले किया लेकिन पैसे पूरे नहीं लिए ट्रांसफर करने के टाइम। इसीलिए यहाँ पे जो भी 1 लाख की इनकम आती है ना, उसमें से वो 1 लाख की इनकम के ऊपर मिसिस एक्स को टैक्स नहीं भरना है, पर मिस्टर एक्स को टैक्स भरना है, ये याद। ओके, अब नेक्स्ट अपने देखें। देखो 11th क्वेश्चन, सब इलेस्ट्रेशन है, सबसे सबके आंसर्स इसके अंदर दिए हैं। फिर उसके बाद में लास्ट पॉइंट जो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, बराबर नहीं, वो खत्म हो जाए तो इसके बाद में तुम्हारा यूनिट खत्म पूरा। इसके बाद में अपने सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे कल। मैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, एंड उसके बाद में मैं आपको कल शायद मैं शाम को क्लास लूंगा 2 बार। कल फ्राइडे है,
तो आपका ज्वाइनिंग टाइम जो होगा ना वो 11:50 होगा। 11:50, 10 मिनट में जल्दी कर रहा हूँ। राइट, 11:50, ओके 12 o'clock चलेगा। 12 बजे रखते हैं, चलो कोई बात नहीं, 12 बजे रखते हैं, क्योंकि 40 मिनट्स में तो खत्म हो जाएगा। फिर अगर जरूरत लगेगी तो शाम को मैं क्लास उनको बोलूंगा लास्ट में, तो शाम को क्लास अटेंड कर लेना। और कल अपना ये अगर खत्म हो जाए तो इसके बाद में अपने सेकंड यूनिट कल स्टार्ट कर देना। सेकंड यूनिट इतना बड़ा नहीं, इसमें भी बड़ा तो कुछ भी नहीं है। देखो सब चीजें इलस्ट्रेशन से एक्सप्लेन की गई, यही सब आएगा एग्जाम पे। मिस्टर एक्स ट्रांसफर बैंक एफडीआर, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट जिसको बोलते हैं, 10 लाख की। राइट, तो 10 लाख की इन फेवर ऑफ सन्स वाइफ। वापिस देखो सन्स वाइफ वाला आया है। इसमें भी कंडीशन क्या है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन आया। मिसिस एस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, जिसपे इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%। द डेट ऑफ ट्रांसफर 31 May 2018। to determine taxable liability मिसिस एक्स की और मिसिस एस की। अपने बेटे यानी हस्बैंड ट्रांसफर करेंगे, वाइफ, बेटा तो दोनों का ही है, तो इसमें ये नहीं देखना है। एज ऑल कंडीशन ऑफ सेक्शन 64(1) क्लॉज 6 satisfied, so the income that is 10%। यानी अब देखो 10 लाख तो तुम्हारी एफडी है, 10 लाख पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10% खाली, 10%। तो 1 लाख रुपए है, वो किसको चार्ज होगा, मिसिस एक्स को, क्योंकि वही हुआ वापिस। मिसिस एस को क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है। अगर उसने पूरे पैसे में 10 लाख की डिपॉजिट को 10 लाख में अगर ट्रांसफर किया होता या 11 लाख में ट्रांसफर किया होता तो बात कुछ अलग है। उसके अंदर अपने एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर लिखा होता तो हम मिसिस एक्स को एस को टैक्सेबल बनाते, इसको नहीं टैक्सेबल बनाते। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो लिखा गया है वो इसमें एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है, तो इसको टैक्स नहीं भरना है, सिर्फ मिसिस एक्स को टैक्स भरना है। ओके, फिर आगे देखो। मिस्टर एक्स ट्रांसफर 7% गवर्नमेंट बोन टू मिस्टर वाई, एम्प्लॉयर ऑफ मिसिस एक्स, विदाउट एनी कंसिडरेशन, without any consideration such transfer is undertaken for the benefit of Mrs. X। यहाँ लिखा है कि ट्रांसफर जो भी लिया ना वो ट्रांसफर किस लिए लिया, बेनिफिट के लिए लिया, इसमें तुमको फायदा हो इसलिए लिया गया। तो यहाँ पे 5 लाख के ऊपर तुम्हारी 7% इनकम यानी 35,000 होगी, किसको भरना है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर भाई को। ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर हुआ, बात समझो, इनडायरेक्ट ट्रांसफर। आगे अपने स्टार्टिंग में देखा था वो मैं वापिस एक बार समझा देता हूँ। देखो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कोई मिस्टर वाई को ट्रांसफर दिया, लेकिन मिस्टर वाई इसका सीधा फायदा किसको दे रहे हैं, मिस्टर एक्स की वाइफ यानी मिसिस एक्स को दे रहे हैं। यानी यहाँ पे ट्रांसफर इसने सीधा नहीं किया, जहां से यहाँ नहीं गए, जिग जैग उसने ट्रांसफर किया, इस तरह से ट्रांसफर किया। तो अगर ऐसा ट्रांसफर है लेकिन फायदा अल्टीमेटली किसको हो रहा है, इसी को हो रहा है। यानी हस्बैंड से फायदा सीधा किसको पहुंच रहा है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली भी सीधा मिसिस वाई को पहुंच रहा है। तो इसलिए यहाँ पे टैक्स वाई नहीं भरेगा ना मिसिस एक्स भरेंगे, सीधा कौन भरेगा, मिस्टर एक्स, उसके हस्बैंड जिसने ट्रांसफर किया उसे। राइट, अब माइनर चाइल्ड, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड वो क्लब हो जाती है किसके साथ में, पेरेंट की इनकम के साथ में। और वो दो अगर हस्बैंड वाइफ है यानी माँ और बाप, उसमें से जिसकी इनकम ज्यादा हो ना उसके साथ में क्लब होगी। याद रखना कि क्लब करने के टाइम पे ज्यादा इनकम में ही क्लब होता है हमेशा। अब मिस्टर एंड मिसिस एक्स हैविंग अ माइनर चाइल्ड मास्टर ए। अब यहाँ पे मिस्टर एक्स की इनकम है कितनी, 1 लाख रुपए, मिसिस एक्स की 2 लाख, और इनकम ऑफ मास्टर ए कितनी है, 50,000। ये 50,000 जिसकी इनकम ज्यादा है यानी 2 लाख उसमें ट्रांसफर हो जाएगा मिसिस एक्स, क्योंकि मिस्टर एक्स की इनकम उससे कम है। इसका मतलब हस्बैंड की इनकम में नहीं, लेकिन वाइफ की इनकम के साथ में इसको क्लब किया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अब अगर मैरिज, इफ द मैरिज ऑफ पेरेंट्स डज नॉट सक्सीड, यानी डिवोर्स हो जाता है, देन द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड विल बी एडेड इन द इनकम ऑफ पेरेंट। अब यहाँ पे फिर इनकम नहीं देखेंगे कौन ज्यादा कमाता है। अगर समझो कि मिस्टर एक्स
ए की कस्टडी ले जाता है, यानी अपने बच्चे की कस्टडी इसके पास है, जिसके पास कस्टडी ने वो उसकी इनकम के अंदर ये क्लब हो जाएगा। यानी जो उसको मेंटेन करता है, जो उसका खर्चा उठाता है, उसकी इनकम के अंदर क्लब हो जाएगा। तो एक साबित क्या हुआ यहाँ पे? पहली बात तो माइनर चाइल्ड की इनकम होनी चाहिए, तो उस वक़्त हस्बैंड और वाइफ दो में से जिसकी इनकम ज़्यादा उसके साथ में वो क्लब हो जाएगी, अगर मैरिज है बरकरार तो। लेकिन अगर मैरिज टूट गया है, तो जो बच्चे का खर्चा उठाता है उसकी इनकम के साथ में बच्चे की इनकम इंक्लूड हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। अब देखो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? जितनी इनकम क्लब हुई वो, या तो 1500, विच एवर इज लोअर, इसमें से जो कम है वो। अब अगर समझो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि माइनर की इनकम कितनी है? 1000। अब 1000 अपने ऐड करेंगे, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल सकता है? 1500 तक का, तो 1000 का डिडक्शन तो मिल जाएगा। अब यहाँ पे अंडर फॉलोइंग केसेस कब क्लबिंग नॉट एप्लीकेबल, वो भी मैं समझा चुका था कल। अगर बच्चे ने अपनी स्किल और टैलेंट से पैसा कमाया है, तो क्लबिंग नहीं होगा, बच्चा खुद टैक्स भरेगा। एंड व्हेन अ चाइल्ड अर्न्स इनकम बाय मैन्युअल वर्क, यानी कोई जगह पे मजदूरी करके वो काम कमा के लाता है। और अगर चाइल्ड जो है वो डिसेबिलिटी से सफर हो रहा है, यानी मतलब कोई उसको जिसको बोलते हैं ना दिव्यांग, या तो खोड़ खापन वालों की भाई ना बेटे, अगर बच्चा इस तरह का है ना कि जिसको फिजिकली कोई लूला होना या लंगड़ा होना, या तो देख नहीं पाना, बहरा होना, ये सब अगर उसको डिसेबिलिटी हो ना, तब वो इनकम क्लब नहीं होती है, राइट। और एक याद रखना है कितना एग्जेम्पशन मिलता है? मैक्सिमम 1500। 1500 से बढ़ नहीं सकता वो डिडक्शन कभी भी, एग्जेम्पशन। नाउ मिस्टर ए एंड मिसिस ए हैज इनकम 10 लाख की और 7 लाख की। देयर माइनर सन, उसकी इनकम कितनी है? 5 लाख। वो लेकिन वो सिंगर है, लेकिन वो सिंगर है। तो अगर सिंगर है तो उसकी इनकम अपनी टैलेंट से कमाया ना उसने, तो अपनी दोनों में, यानी एक ए या तो मिस्टर या तो मिसिस ए, दो में से किसी की भी इनकम के अंदर वो क्लब नहीं होगी। दूसरा बताया गया है, देयर माइनर डॉटर मिस सी, माइनर डॉटर, उसको एफडीआई के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है 50,000। अब यहाँ पे देखो, अगर 50,000 का इंटरेस्ट उसको एफडीआई पे मिलता है, तो इसमें कहाँ मेहनत की उसने, कहाँ अपनी स्किल को इस्तेमाल किया है? ये तो पेरेंट्स ने ही एफडी रखी होगी, उसी के ऊपर उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे अपने समझ लेना है कि कोई टैलेंट का यूज नहीं किया गया, कोई फिजिकल लेबर नहीं है, और कोई डिसेबिलिटी नहीं है। तो 50,000 की इनकम, दो में से जिसकी इनकम ज्यादा हो ना, 10 लाख और 7 लाख में से किसकी इनकम ज्यादा है? 10 लाख। तो इसलिए 10 लाख के साथ वो चली जाएगी, ओके। लेकिन सी को कोई टैक्स नहीं भरना है, तो देखो पूरा डिटेल में बताया गया है। इनकम ऑफ मास्टर बी 5 लाख, क्योंकि वो क्लब नहीं हो पाएगी, उसने अपनी मेहनत से वो पैसा कमाया। मिसिस ए, उसकी 7 लाख, क्योंकि उसके साथ में सी की इनकम भी क्लब नहीं हो रही है। इनकम ऑफ मिस सी, बिल्कुल भी नहीं। सी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सी की जितनी इनकम है वो किस में चली गई? ए में चली गई। तो अब ए की इनकम कितनी देखो, आया ना? एक्चुअल इनकम कितनी? 10 लाख। उसमें से 50,000, 50,000 इनकम माइनर की, लेकिन माइनर की इनकम में से 1500 तक का डिडक्शन मिलता है। तो 50,000 में से अपने 1500 माइनस करे, तो 48,500। अब इन सबका टोटल कर दो, तो 10,48,500, ये टोटल इनकम टैक्सेबल, राइट। मेरे पास टाइम है, तो सेट ऑफ के दो सम मैं आपको करा देता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड, छोटे छोटे बिल्कुल, राइट। पहले आपको समझाना है, द सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस विल अराइज अंडर डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, इंटरहेड एडजस्टमेंट सेक्शन 70, that is the loss of one source of income is adjusted with same source of income। सेट ऑफ का मतलब क्या, कैरिड फॉरवर्ड का मतलब क्या, पहले तो वो समझ लो। पिछले साल, इसी साल, एक दो मेरे पास मकान है जिसको मैंने भाड़े पे दी, लेकिन एक मकान में नुकसान हुआ और एक मकान में फायदा हुआ, तो दोनों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज गिने जाएंगे। तो एक का नुकसान जो है ना वो दूसरे के फायदे में से माइनस कर पाना, एक में नुकसान जो हुआ वो दूसरे उसी हेड के इनकम के अंदर से माइनस कर पाना, उसको सेट ऑफ बोला जाता है, या तो कैरिड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस बोला जाता है। जैसे एक एग्जांपल बहुत सिंपल है, मिस्टर एक्स, उसके दो बिजनेस है, ए और बी। बिजनेस ए से प्रॉफिट हो रहा है 7 लाख, और बिजनेस बी से लॉस हो रहा है 2 लाख। तो उसकी टोटल इनकम कितनी? 7 लाख में से 2 लाख माइनस करो,
क्योंकि दोनों इनकम किसकी है, बिजनेस की इनकम है। तो 7 लाख में से 2 लाख माइनस करो, 5 लाख तुम्हारा टोटल टैक्सेबल इनकम, सिंपल, राइट। अब मिस्टर एक्स, उसके 2 हाउस प्रॉपर्टी, जो मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया वो, तो देखो कितना HPI यानी हाउस प्रॉपर्टी 1 में से उसको नुकसान हुआ है 2 लाख रुपए का, लेकिन जो हाउस प्रॉपर्टी 2 है उसमें उसको इनकम हुई 1 लाख रुपए। तो हमको कैलकुलेट करनी है इनकम। देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 लाख में से अगर 2 लाख माइनस करोगे तो 1 लाख माइनस में चले जाओगे। अब सवाल ये, 1 लाख को कब तक और कहां तक इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए क्या लिखा गया है, देखो बिजनेस लॉस जो है ना 1 लाख का, वो 8 साल तक अपने कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अभी तुम्हारी इनकम कितनी, 0, क्योंकि आपने कितना कमाया, देखो लिख के बता रहा हूं यहाँ पे, आपका 2 लाख का लॉस है और 1 लाख की आपकी इनकम है। तो राइट नाउ आप माइनस में हो 1 लाख। और ये जो 1 लाख माइनस है ना, वो इस साल नहीं, अगले 8 साल तक तुम धीमे 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 इसको माइनस करते जाओ अपनी इनकम में से, तो भी चलेगा। 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड में कर सकते हो। थियरी है इसकी, इसको मैं आपको कल के लेक्चर में समझाऊंगा। तो ये 2 सम तुमने देखे यहाँ पे। ओके, टाइम तो अभी भी बहुत है। देखो, सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस कैसे किए जाते हैं, देखो बड़े सम्स भी इसके अंदर आते हैं, और बड़े सम्स सीख लेंगे जरूर, एग्जाम में तो छोटे सम्स जाएंगे, ये सब जो आपके सामने है भाई। देखो, लॉस फ्रॉम बिजनेस 1, बिजनेस 1 से नुकसान कितना है, 2 लाख रुपए, नॉर्मल बिजनेस है वो। लॉस फ्रॉम बिजनेस 2, 50,000, और प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस 3, 1 लाख। अब सवाल, इनकम फ्रॉम HP यानी हाउस प्रॉपर्टी से तुम्हारी इनकम 1 लाख की इनकम है, while in previous year 2019-20 he had following income, यानी ये तो पिछले साल की इनकम थी, इस साल की इनकम देखो, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस 3, 20,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 लाख। शो द कैलकुलेशन ऑफ सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड लॉस, दोनों साल के लिए। पहला साल तो बहुत सिंपल है, देखो 18-19 में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसको बिजनेस इनकम में से माइनस कर सकते हो। कौन सी इनकम को किस में से माइनस कर पाएंगे वो अपने कल थियरी में देखेंगे। अभी ये सिंपल सा है, इसलिए मैं इसको समझा देता हूँ। देखो 1 लाख, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 1 लाख है, बिजनेस 1 में से 2 लाख का लॉस है, बिजनेस 2 में से 50,000 का लॉस है, और बिजनेस 3 में से 1 लाख का प्रॉफिट है। तो अगर इन तीन बिजनेस की अगर अपने बात करें अपने, ये तीनों तीन बिजनेस की, तो तीनों तीन बिजनेस की इनकम माइनस में चली जाती है, कितनी, 1,50,000। अब ये जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है उसमें से अपने ये माइनस करेंगे तो 50,000 क्या आ गया तुम्हारा, लॉस में आ गया। ये लॉस आप कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 8 साल तक। कितने साल तक, 8 साल तक। अब देखो, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगले साल यानी नेक्स्ट 1 लाख रुपए की है। बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस 20,000 है, प्रॉफिट कमाया आपने थर्ड नंबर के बिजनेस में से। और यहाँ पे अब सेट ऑफ की बात करें, सेट ऑफ लॉसेस कैसे हुआ देखें। देखो ये कैसे सेट ऑफ करना है, वर्किंग बराबर से समझना। अब तुम्हारा टोटल लॉस कितना है, टोटल लॉस आपका कितना है, देखो 50,000 का आपका लॉस है। और इस साल तुम लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, क्वेश्चन में 20,000 का आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है। कितना करना है, 20,000 का लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। तो 20,000 का तुम लॉस यहाँ पे कोई भी अमाउंट लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने 20,000 लिखा है। तो 20,000 का लॉस हमने सेट ऑफ कर दिया किसके सामने, क्यों 20,000 लिखा उसके पीछे का कारण भी है। देखो इनकम फ्रॉम बिजनेस 20,000 है ना, तो इसको जीरो ना कर दे अपने, 20 में से 20 माइनस तो सामने नील हो जाए, समझे। अब यहाँ पे एक बात बराबर ध्यान से समझ लो, जो बराबर बता रहा हूँ उसको देखो। पहले साल तुमने क्या किया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से भी तुमने 1,50,000 माइनस किया ये, राइट। पर दूसरे साल तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अब तुम बिजनेस की इनकम में से बिजनेस का सेट ऑफ कर सकते हो। यानी फिर अपने अगर पास
कितना है, 20,000 अपनी इनकम है। अगर 20,000 इनकम है तो 20,000 तुम्हारा सेट ऑफ हो गया यहाँ पे, राइट। अगर 30 होती तो 30 सेट ऑफ हो जाए, 40 तो 40, 50 हो तो 50, पर 60 हो तो 60,000 हो तो अपने पास सेट ऑफ कितना है, 50,000 का है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 50,000 तक इसमें कर सकते हैं, जहाँ 20,000 लिखा है। तो अब दूसरे साल से आप बिजनेस की इनकम को किसके साथ में नहीं लिख सकते सेट ऑफ करने के लिए, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लिख, खाली एक साल, पहले साल जिस साल होती है ना उसी साल सेट ऑफ करने के लिए अपने वो इनकम को यूज नहीं कर सकते, राइट। तो अब अपने पास कितनी इनकम बची और लॉस कितना बचा है, 50,000 में से 20,000, 20,000 तो तुमने क्या कर दिया, सेट ऑफ कर दिया। अभी भी 30,000 बचा है। तो पहले 8 साल तक, तो अब 60 साल तक आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट। इसकी थियरी अपने लिए समझनी जरूरी है, तो कल इसकी थियरी पहले समझेंगे और इसके बाद में ये सम्स जो बाकी के हैं वो कंप्लीट करेंगे। सेट ऑफ कल कंप्लीट हो जाए उसके बाद में अपने सेकंड यूनिट स्टार्ट कर देंगे। इसका पीडीएफ मैं आपको शाम तक भेज दूंगा।